नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान खाने पीने की चीजें कितनी बढ़ी हैं, खास करके दाल और खाने के तेल के दाम कितने बढ़े हैं या कम हुए हैं, इसका जायजा लेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि दालों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। हम आपको बता दें तो सभी दालों की कीमतों में लॉकडाउन के दौरान 20% तक का इजाफा हुआ है। मसूर दाल का रिटेल भाव 80 रुपये से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलो हो गया है। उड़द का भाव 80 से बढ़कर 100 रुपये, मूंग दाल 115 से बढ़कर 160 रुपये किलो और तुअर की दाल 130 रुपये तक तुअर दाल का भाव पहुंच चुका है। तो सप्लाई चेन में जो दिक्कत आई उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विमल कोठारी। कोठारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो तेजी आई है दलहन की कीमतों में, क्या ये टेम्पररी है या आगे और दाम बढ़ने वाले हैं? देखिए मृत्युंजय जी की जो होलसेल प्राइसेस है उनमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ। जैसा कि आप कह रहे थे कि 20% का इजाफा हुआ है, ऐसा कोई भी दाल में 20% का इजाफा नहीं हुआ है। इनफैक्ट दालों के भाव में इन दिनों कुछ बाजार नीचे आए हैं। होलसेल प्राइसेस में सभी दालों के भाव नीचे आए हैं इन दिनों, क्योंकि एक तो डिमांड भी कम है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट है, होटल्स है या जो स्नैक्स की दुकानें हैं, जो इस तरह के जो फूड प्रोडक्ट बनाती हैं वो दुकानें हैं, वो सारी बंद है। उसकी वजह से डिमांड भी कम है। तो डिमांड कम होने की वजह से दालों के दाम जो होलसेल में है उनमें कुछ गिरावट आई है, उनमें वृद्धि नहीं हुई है। चने के दाम में कम से कम 4 से 5 रुपए किलो की गिरावट आ चुकी है। उड़द में भी क्यों बढ़ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ उसी को बता रहा हूँ। लेकिन दाम बढ़ गए, लेकिन क्या है कि लॉकडाउन की वजह से रिटेल की जो नेबरहुड में जो रिटेल की दुकानें हैं, उन्होंने क्या है कि कई जगह बहुत सारे दाम बढ़ा दिए हैं। वहाँ पे ये बात पहले भी हमारे एसोसिएशन के नजर में आई थी और हमने इस मुद्दे को उठाया था कि रिटेल में प्राइसेस बहुत जगह बढ़ा दिए गए हैं। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। इनके जो राशनिंग डिपार्टमेंट है उनको देखना चाहिए, क्योंकि वो कई बार ये बहुत ज्यादा प्राइसेस ग्राहकों से ले रहे हैं, कंज्यूमर से ले रहे हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि वो उस चीज का लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं। अदरवाइज कोई दालों के भाव में कोई भी इस तरह का इजाफा नहीं हुआ है। इवन आप 20% की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 10% का भी इजाफा नहीं है। इनफैक्ट कई दालों के दाम नीचे आ गए हैं। तो ये जो हर क्षेत्र में जो नेबरहुड्स हैं वहाँ पे कुछ रिटेलर्स इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और इस पे राशनिंग डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए कि वो बराबर वो MRP का बिल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, या जो उन्होंने जो खरीद किया उसका वो जो सेल कर रहे हैं उसका कई जगह वो देख रहे हैं कि हम वो ग्राहकों से हमको ये एक शिकायत भी आ रही है कि वहाँ बिल नहीं देते हैं। वो खाली बोलते हैं हमें तो बस ये सारे इसका इतना पैसा हो गया, वो पूरे भाव भी नहीं बताते हैं। तो इसका वो एक फायदा उठा रहे हैं इसे। हालांकि ये ठीक है, ये भी एक टेम्पररी सिचुएशन है, लेकिन ऐसा अदरवाइज दालों में कोई इजाफा नहीं है और दालों की जो सप्लाई है वो लगातार बनी है और दालों में कहीं भी सप्लाई में भी कोई रुकावट नहीं है। दालों की इस तरह की कोई पूरे अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में कहीं भी जगह इस तरह का कोई स्थिति नहीं बनी है कि दालों के अनाप शनाप भाव बढ़े हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात विमल कोठारी जी ने बताई है कि होलसेल में दालों के दाम बढ़े नहीं हैं, लेकिन रिटेल में बढ़ गए। इसके पीछे जो वजह उन्होंने बताई कि ये मनमानी की वजह से हो रहा है और ये कहीं ना कहीं एक मुनाफाखोरी है, क्योंकि दालों की सप्लाई, ओवरऑल सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लिहाजा जो रिटेल में दाम बढ़ रहे हैं ये एक मनमानी है, जो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जो थोक भाव हैं वो नहीं बढ़े हैं
और थोक भाव में बिना बढ़ोतरी के रिटेल में दाम बढ़ाए गए हैं। एक सवाल कोठारी जी मेरा आपसे और होगा कि आगे क्या दाल की डिमांड जितनी है देश में और उसके मुकाबले जो सप्लाई है दालों की पर्याप्त है, कंफर्टेबल है, या उसको लेकर कोई दिक्कत है? देखिए, दालों में हमारे यहाँ कई तरह की दालें हैं। चना है, तुअर है, उड़द है, मूंग है। तो चने का हमारे यहाँ उत्पादन अच्छा रहा है। हालांकि 110 लाख टन की जो क्रॉप की बात हो रही थी, हालांकि हमारे पास कंफर्म्ड न्यूज नहीं है, लेकिन कहते हैं उसमें 5-10% की कुछ कमी आई है। हो सकता है वो 95 लाख से 100 लाख टन हो, लेकिन फिर भी वो काफी कंफर्टेबल सिचुएशन है और इसलिए चने के दाव भी काफी एमएसपी से काफी नीचे एमएसपी है 48 रुपये 75 पैसे, जबकि चने के भाव अभी मंडियों में 39 रुपये बिक रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी दालें हैं, जैसे उड़द है, उड़द की इस साल शॉर्टेज बनी रही है। अभी नई क्रॉप आने में टाइम है। अभी नई क्रॉप सितंबर में आएगी। सरकार ने 4 लाख टन का कोटा इस साल का दिया है, तो इससे प्राइस जो है बढ़ने बन रहे हैं। प्राइस एक स्टेबल प्राइसेज है। वो जो एमएसपी के लगभग एमएसपी से थोड़े बहुत ऊपर है, कोई बहुत ज्यादा उसमें इजाफा नहीं है। तुअर भी एमएसपी से नीचे बिक रही है। तुअर की भी अवेलेबिलिटी में ऐसी कोई इश्यू नहीं है। हालांकि मसूर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये सप्लाई है, क्योंकि हमारी क्रॉप जो होती है ये मार्च अप्रैल में आती है और क्रॉप में इस बार थोड़ा सा थोड़ी का कमी की संभावना है। तो इससे मसूर के दाम जरूर 7-8 रुपए किलो बढ़े हैं। लेकिन उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा तेजी आएगी, क्योंकि बाकी दालें उपलब्ध है। तो इसलिए ऐसा कोई सप्लाई का कोई मेजर इशू नहीं सामने नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। आप कह रहे हैं सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब ये बात आप बिल्कुल साफ तौर पर समझ लें। जब अगली बार आप दाल या तेल खरीदने जाएं तो अगर आपसे ज्यादा भाव लिया जा रहा हो पहले के मुकाबले, तो आप ये सवाल अपने दुकानदार से पूछ सकते हैं कि जब देश में सप्लाई को लेकर दालों की कोई दिक्कत नहीं है, जब थोक भाव नहीं बढ़ रहे हैं, तो रिटेल में आपसे ज्यादा भाव क्यों लिया जा रहा है। चलिए, दाल के बाद अब बात करते हैं खाने के तेल की। और खाने के तेल के दाम भी 15 से 20% लॉकडाउन के दौरान बढ़े हैं। ग्राउंड सिचुएशन क्या है सप्लाई को लेकर, डिमांड को लेकर, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसा क्यों हो रहा है कि हालांकि आमतौर पर डिमांड तो कम हुई होगी अभी, लेकिन फिर भी तेलों के दाम भी बढ़ गए हैं 15 से 20%? क्या वजह देख रहे हैं आप इसकी रिटेल में? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अभी टूट गया है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फटाफट आपको बता दें कि दाम कितने बड़े हैं। अलग अलग शहरों में, जैसे गुरुग्राम में सूरजमुखी तेल का भाव 105 रुपये था अप्रैल के महीने में, अब 130 रुपये हो गया है। मुंबई में 95 रुपये था, मुंबई पुणे में, अब बढ़कर 105 रुपये हो गया है। ईटानगर में 110 से बढ़कर 150 रुपये। सरसों तेल में भी आप देखिए कि 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है अलग अलग शहरों में सरसों तेल की कीमतों में। इसके अलावा मूंगफली के दाम भी दिल्ली में 165 से बढ़कर 180 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। मुंबई पुणे में 120 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 150 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। पुडुचेरी में 160 से बढ़कर 185 रुपये। तो कई शहरों में दाम बढ़े हैं। हालांकि एक दो शहर ऐसे भी हैं जहां दाम कम हुए हैं, लेकिन मोटे तौर पर ज़्यादातर शहरों में तेल और दाल के दाम बढ़े हैं। हालांकि जो दाल को लेकर अभी हमने बात की जानकारों से, एक्सपर्ट से, उनका ये कहना था कि होलसेल में दाम नहीं बढ़े हैं और रिटेलर ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, एक मुनाफाखोरी हो रही है रिटेल के लेवल में। संदीप बजोरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड सिचुएशन खाने के तेल का बताने के लिए। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो बल्क डिमांड है एडिबल ऑयल की वो कम हुई होगी, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हैं, होटल बंद हैं, ढाबा बंद है, लेकिन उसके बाद भी रिटेल में दाम बढ़ गए हैं खाने के तेल के। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? मृत्युंजय जी, देखिए ऐसा है कि लॉकडाउन में तो डेफिनेटली जो डिमांड कम होती है वो पाम ऑयल की होती है, बिकॉज होटल, रेस्टोरेंट में, केटरिंग में, नमकीन में, फ्राइड में, बिस्किट में, इसमें सब में पाम ऑयल कंज्यूम होता है। उसकी डिमांड का 50% रह जाती है। लेकिन अभी हमने देखा है कुछ और ग्रीन जोन में खुला गया है, ऑरेंज जोन में पार्शियली खुला गया है, और पाम ऑयल के स्टॉक्स इंडिया में बहुत कम रह गए हैं। हमारा इंपोर्ट बहुत कम रहा पाम ऑयल का। जो महीने का 7.5-8 लाख टन का इंपोर्ट होता था, वो सिर्फ 4.25 लाख टन का इंपोर्ट हुआ लास्ट 3 महीनों में। तो इस कारण से अब पाम ऑयल की डिमांड अच्छी निकली इंडिया में पिछले एक हफ्ते से। और दाम जो है वो एडिबल ऑयल में देखिए ऐसे खास बढ़े हुए नहीं है। एडिबल ऑयल के दाम हम देख रहे हैं तो रेंज में चल रहे हैं।
2-3 रुपया प्लस माइनस पर किलो इतना ही हो रहा है। और हमने देखा है जो दाम दिसंबर जनवरी में एडिबल ऑयल के थे, उससे आज एडिबल ऑयल कम से कम 8 से 10% कम में चल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल में बहुत मांग है पाम ऑयल की। मलेशिया इंडोनेशिया में नया सीजन शुरू हो रहा है और वहाँ प्रोडक्शन अच्छा है। आज ही मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट आई है, तो 20 लाख के ऊपर का स्टॉक मलेशिया में दिखाया है। तो वो देखते हुए इंटरनेशनल मार्केट सॉफ्टन है पाम में, सोया में, तो इसलिए वर्ल्ड में दाम कम होने से इंडिया में भी दाम रीजनेबल है। बट ठीक है, 2-3 रुपया किलो प्लस माइनस फ्लक्चुएट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, रुपी डॉलर ये सब। आगे क्या होगा संदीप जी, आगे क्या होगा? आगे खाने के तेल के दाम रिटेल में घटेंगे या बढ़ेंगे? आगे भी देखिए जनाब, कोई चिंता का विषय नहीं है। अभी भी हमारे पास इंडिया ने इंपोर्ट के कमिटमेंट अच्छे कर रखे हैं और आगे हमें लग रहा है कि एडिबल ऑयल के दाम अगले 2 महीने जो हैं वो ये जो रेंज आज का जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप समझ के चलिए, ये जो आपका ये जो सोया रिफाइंड चल रहा है एनसीडेक्स पे 700 और 88 रुपए का भी जो, और उसके बाद में जून वाला 755 है, तो ये यही रेंज में चलेगा। ज्यादा तेजी मंदी इसमें नहीं है। 2 महीना मार्केट, फिर आगे मानसून और उस पर सब चीजें डिपेंड करेगी, पर अभी अगले 2 महीने मार्केट लिमिटेड रेंज का रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। तो अगले 2 महीने तक आपको लगता है कि दाम बढ़ेंगे नहीं, एक रेंज में रहेगा, एक दायरे में रहेगा, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं, ना तेल के ना दाल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के बाज़ार में आपको करना क्या है, और शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, और साथ ही सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव जी, गोल्ड में आज शाम के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, सोना थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि सोने में आज बिकवाली का ट्रेड जो है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लग रहा है आज के दिन में, तो इसको बिकवाली करके चलना चाहिए। थोड़ा सा बाजार पहले ही फिसला हुआ है। मैं सलाह दूंगा अगर 45,800 और 850 के आसपास एक इसमें छोटा सा उछाल देखने को मिले तो उसमें बिकवाली करनी चाहिए। 46,000 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नीचे में जो टारगेट हमें जाते हुए दिखते हैं 45,600 और 45,500, इसके बीच के 2 टारगेट इसमें दिख रहे हैं, जहाँ की एक मेजर सपोर्ट है 45,500 की, तो 600 से 500 के बीच में टारगेट रखा जा सकता है डाउन साइड। ठीक है सचिन, चांदी पर आपका क्या व्यू है? चांदी में आज के लिए क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। एग्जैक्टली गोल्ड के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो चांदी काफी ज्यादा वीक लग रही है, तो आज के दिन में भी प्रेशर लगातार मार्केट पे बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है एक बार शॉर्ट पोजीशन से इनिशिएट करना चाहिए। एक छोटा सा पुल बैक आता है अराउंड 43,300 43,250 इस रेंज के आसपास में शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा 43,630 का रहेगा, और डाउन साइड में मुझे लग रहा है एक बार 42,800 तक के लेवल्स जो है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है शाहिद का, अहमदाबाद से हैं हमारे साथ। पूछिए शाहिद। जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे अभी नहीं हो पा रहा है। राजीव जी, क्रूड में अभी आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सऊदी अरब ने ये ऐलान किया है कि जून से 10 लाख बैरल की अतिरिक्त कटौती करेगा। हालांकि जब ये ऐलान हुआ सऊदी अरब की तरफ से तो उसके तुरंत बाद कोई बड़ा इम्पैक्ट हमने नहीं देखा, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर रहा है, थोड़ी बहुत तेजी आई है। क्या सिचुएशन आप क्रूड में आगे देख रहे हैं? मृत्युंजय जी, आपने फंडामेंटल्स बहुत बेहतरीन तरीके से बताए और समझाए। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल ने अब एक बेस तो बना लिया है, और जिस तरह से लास्ट वीक भी हमने बताया था कि डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी देखने को मिला, जिसके रहते हुए 2000-2050 के 2 टारगेट भी निकल के आ रहे हैं क्रूड ऑयल में। तो एडवाइस ये रहेगी कि अभी बाइंग की तरफ ही इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आज के सत्र में बाजार 1880 के आसपास आ जाए तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस हमने सुझाया है 30 पॉइंट का, मीन्स 1850 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और 1960 हमें पहला लक्ष्य लगता है, और दूसरा लक्ष्य में फिर 2020-2030 के आसपास का दिखता है। तो क्रूड ऑयल में अभी तो बाइंग करके ही चलना चाहिए जब तक बाजार 1800 के नीचे सस्टेन नहीं करे।
तो ऐसा लगता है कि पोजिशनल बेस पर भी बाइंग बनता है और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाइंग बनता है। क्रूड ऑयल में अभी बेचने का ट्रेड नहीं बनता जब तक बाजार 1800 के नीचे क्लोजिंग ना हो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी बाइंग का ही मौका है क्रूड में। अब अगला सवाल है विवेक का, कोलकाता से हैं हमारे साथ। पूछिए विवेक जी। क्या सर बोल रहा था कि सिल्वर माइक्रो में बाइंग करने का अभी क्या अपॉर्चुनिटी है क्या? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है कि सिल्वर मिनी में क्या ट्रेड किया जाए। क्या लगता है आपको सचिन, अभी है क्या छोटे लॉट में ट्रेड करने का मौका? नितिन जी, अगर इनका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म तक के लिए लेने के लिए है तो मुझे लगता है कि पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। अराउंड 400-500 पॉइंट्स का एक डिप मिलता है तो वहां से लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस बना सकते हैं। बट अगर ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर, तो मुझे लगता है एक बार वेट करें, क्योंकि करेक्शन हो सकता है। अगर वो 400-500 पॉइंट्स के नीचे डिप करता है तो करेक्शन और डाउन साइड में हो सकता है, और अराउंड ये करेक्शन होना चाहिए 43,200 के आसपास में सिल्वर माइक्रा के अंदर जो लेवल्स हैं। तो मुझे लगता है कि उन लेवल्स पे भी अगर पोजीशंस बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं अपसाइड में 45,000 और 46,000 तक। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि चांदी में आपको क्या करना चाहिए, ये सुझाव आपको यहाँ पर दिया गया है। मेटल में राजीव जी, आज शाम के ट्रेड के लिहाज से कोई ऐसा काउंटर दिख रहा है जहाँ पर आपको लगता है कि कारोबार करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो निकिल ऐसा काउंटर है जो 925 के आसपास बेहतरीन सपोर्ट लेता है, बट 940 पे सिमिलरली इसमें एक रेसिस्टेंस जोन भी है। तो 942 का स्टॉप लॉस रख के 936 या 935 के आसपास एक थोड़ा सा 2-3 रुपए का उछाल है, वहाँ बिकवाली करना चाहिए निकिल में। और 924-925 के टारगेट के लिए इसमें मतलब एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से भी। और जो लास्ट रेसिस्टेंस भी रहे हैं उसके हिसाब से 940 एक मेजर बैरियर है जिसके ऊपर निकल काफ़ी समय से जा नहीं पाया है। तो जाने को यहाँ से 5-6 रुपया है, और नीचे में 10 से 12 रुपये का इसमें टारगेट दिखता है। तो निकल एक बेहतरीन ट्रेड दिखता है इसमें सेलिंग साइड में। ठीक है, अगला सवाल है साहिल का, सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए साहिल। सर मुझे ये जानना था कि मुझे जून महीने में मुझे कपास खड़ी और टर्मरिक में मुझे एंट्री करनी हो तो कौन से लेवल में एंट्री करूँ? जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉटन सीड ऑयल केक, और दूसरा क्या, कौन सी कमोडिटी आप जानना चाहते हैं? टर्मरिक। ओके, कॉटन केक और टर्मरिक में ट्रेड करना हो तो क्या करना चाहिए, बताइए सचिन, किस लेवल पर एंट्री लेना ठीक रहेगा? नितिन जी, कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में वापस से एक बार प्राइजेस जो है अराउंड 1930, 1920, 1920-1930 के आसपास में मिलते हैं, तो वहां से एक पोजीशन ले सकते हैं। अपसाइड में जो टारगेट रहेगा वो 2000 और 2020 का रहेगा। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस बनेगा उसमें वो करीब 1890 रुपए का रहेगा। इस स्टॉप लॉस के साथ में अपसाइड का टारगेट का वेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीएमसी की, तो टीएमसी ऑलरेडी अराउंड 3 इयर्स के लो के आसपास में आज ट्रेड हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स इसने ब्रेक किए हैं, तो टीएमसी के अंदर भी बाइंग पोजीशंस बनाने की बिल्कुल सलाह नहीं रहेगी। मुझे लगता है एक बार 5000 तक के भी लेवल्स जो है वो टर्मरिक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है अर्जुन का, महाराष्ट्र से हैं हमारे साथ। पूछिए अर्जुन जी। अर्जुन, आपको आवाज आ रही है? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। कैलाश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। सर गुड इवनिंग सर। सर आप लोगों ने राय तो दी थी मेरे को और 8-9 में कॉपर बेचने की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। 397 है मेरा बेचा हुआ 25 लॉट, तो उसे क्या करना चाहिए? आएगा क्या? आप तो नजदीक से आ रहा है, बताइए। राजीव जी, एक बार और बताइए आप क्या करना चाहिए। इन्होंने बड़ा ट्रेड लिया है, कॉपर में 397 के भाव पर शॉर्ट किया है। क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? मृत्युंजय जी, वेट करेंगे। कॉपर में थोड़ा सा डाउन साइड स्टार्ट हुआ है मोमेंटम, 400 रुपये से सपोर्ट है, तो एडवाइजेबल होगा कि 400 रुपये तक वेट कर ले, और 400 के आसपास ये अपनी पोजीशन को थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, लिक्विडेट भी कर सकते हैं।
और अगर थोड़ा और बेचने का हिम्मत, जैसे ऑलरेडी कैलाश जी कह रहे हैं नहीं है मेरा, मैंने नहीं लिया हिम्मत, अगर हिम्मत कर सकते हैं तो 406 के आसपास एवरेज कर लें और 9 रुपये का एक स्टॉप लॉस रख लें। ठीक है, ओके। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? गोल्ड में बिकवाली की सलाह होगी अराउंड 45,800 पर। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 45,960 का। टारगेट रखेंगे 45,600, 45,500। आपकी कॉल सचिन? सिल्वर में बिकवाली की सलाह रहेगी अराउंड 43,250, 43,300 की रेंज में। 43,630 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और डाउन साइड में 42,800 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल? मिथुन जी, मेरी भी जो कॉल है नेक्स्ट कॉल चांदी में ही है। 45,200 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 45,600 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सॉरी, 43,600 का स्टॉप लॉस करें, 43,200 पे बेचना चाहिए और 42,850 का टारगेट रखना। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।